जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 को देखकर इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 4 को देखने आए हो। और इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 में मैंने ओम्स लॉ के बारे में बताया था और उस ओम्स लॉ में मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज रेजिस्टेंस। तो आज लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीटली मैं बात करने वाला हूँ रेजिस्टेंस के बारे में, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और उससे रिलेटेड कुछ मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। तो आपने टर्म सुन रखा होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन और दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब चार्ज के फ्लो में जो अपोजिशन आता है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसके पाथ में जो अपोजिशन, उसको रुकावट जो आती है, दैट रुकावट, दैट अपोजिशन, दैट बाधा इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर है ना? तो देखो अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा बताता हूं। अगर कोई मेटालिक प्लेट है, इसमें ढेर सारे एटम्स होंगे, है ना, ढेर सारे एटम्स होंगे। ये मैंने इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाकर के बनाया है, मतलब इसके एटम्स को मैंने दिखाया। होता क्या है कि एटम्स में जब रूम टेम्परेचर पे इसे हीट मिलती है, क्या मिलती है? हीट मिलती है, तो इससे फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, है ना। वैलेंस सेल, आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये मोशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये मोशन क्या होता है? अब ये मोशन जिग जैग मोशन, तो कभी इधर टकराएं, कभी इधर टकराएं, कभी इधर टकराएं, ये हमेशा टकराते रहते हैं और इधर उधर डायरेक्शन में जाते रहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेल लगा दिया, सोर्स ऑफ एनर्जी लगा दिया, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा कुछ इस तरीके से, होगा ना। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पॉजिटिव प्लेट खींचना स्टार्ट करेगा। तो जब पॉजिटिव प्लेट खींचना स्टार्ट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन टकराता हुआ देख रहे हो, उसके रास्ते में, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कितनी एटम्स, ढेर सारे, टाइटली पैक्ड है ना, सॉलिड है, तो ढेर सारे एटम से टकरा रहा, फिर आगे बढ़ रहा, टकरा रहा, फिर आगे बढ़ रहा। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो रुकावट आ रही है, जो उसके रास्ते में रुकावट आ रही है, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्लियर है मेरी बात? अब हमें मालूम है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और सबसे पहले जब स्टार्टिंग की बात हुई थी वहां पे हम क्या बोलते थे? तो फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। अगर कहीं पे चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज के फ्लो करने में उसके रास्ते में जो रुकावट आ रही है, उसके रास्ते में जो अपोजिशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट। क्लियर है मेरी? दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। देखो मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन। तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मटेरियल। ठीक है ना? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मटेरियल। किसी मटेरियल में जो अपोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो अपोजिशन आ रहा है, जो उसे अपोज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और इसे हम बोल सकते हैं अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर शॉर्ट में और लिखना है, दैट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट को ही क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपने देखा था, मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल सिंबल में, वहां पे रेजिस्टेंस को आपने कुछ इस तरीके से
ऐसा रिप्रेजेंट किया था, है ना। और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है, ओम। सिंबॉलिकली हम ओम को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो दिस इज अबाउट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से किसी भी मटेरियल की, मटेरियल मतलब मेटल की बात करेंगे हम, तो मेटल में किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। अगर कहीं पे इस तरीके का दिख गया, दिस इज रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्लियर है, लिख लो। ये मैंने देखो, बेसिकली हमने मटेरियल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ की करंट वो अलाउ करता फ्लो होने देना या नहीं होने देना। तो दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो हम बेसिकली यहाँ मेटेलिक कंडक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मेटेलिक कंडक्टर की। बार बार मैंने यूज भी करा वर्ड मेटेलिक कंडक्टर। तो अब जैसे रेजिस्टेंस की बात मैंने करा, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, थ्रू मटेरियल। तो यहाँ पे हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करने वाले हैं अब। तो देखेंगे सबसे पहले कि रेजिस्टेंस, जो ये रेजिस्टेंस है ना, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the length of conductor। मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर का। कोई भी कंडक्टर उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा लंबा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। सेकेंड फैक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये पार्ट है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, है ना। किसी भी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर को मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूं, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। अब हमें मालूम है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटानी होगी, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, वेयर रो इज कांस्टेंट एंड दिस रो टर्म्स इज रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल या मटेरियल लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, अपना जो भी होगा उसकी रेजिस्टिविटी होगी वो। तो अब यहां पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता रखा था, रेजिस्टेंस क्या बता रखा था, रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। कि अगर मान लो किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट के फ्लो में कितना अपोजिशन आ रहा है, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास कोई वायर है, तो वायर का लेंथ, ये लेंथ है, जितना ज्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर कोई यहां पे इस तरीके से दो वायर है, ठीक है ना, दोनों का लेंथ मैंने सेम रखा। अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ते ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा, रेजिस्टेंस कम हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और वो दोनों फैक्टर से मैंने यहाँ पे लिख दिया आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया, इक्वल टू लाया और यहाँ पे एक फॉर्मूला मेरे को मिल गया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। और रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है ना। ये रेजिस्टिविटी क्या होता है अभी मैं आपको रेजिस्टिविटी के बारे में भी बताऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स को बता दिया, और रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकल के आया, दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे आपको देखने से पता लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। डायमेंशन का मतलब लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे नोट लगा के एक बात को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस डिपेंड डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल के डायमेंशन पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर जाता। कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर का डायमेंशन क्या है, लेंथ क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या, उस पर डिपेंड कर जाता है। क्लियर है ना, नोट करके मैंने लिख दिया। दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। एक और फैक्टर होता है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, किसका, कंडक्टर का। ये इंपॉर्टेंट है, किसकी बात हो रही है, कंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है ना। लिख लिया, चलो देखो। इसके बाद में आपको एक नया टर्म यहां पे आया है आपके पास, देखो यहां पे रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। एक नया टर्म आया है रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी होता क्या है, तो देखो हम यहाँ पे, मैंने बार बार बोला आपको जो भी पढ़ना यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है, मेटालिक कंडक्टर के बारे में पढ़ना, मेटल्स के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। तो हम उसकी बात करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था रो, ठीक है, दैट इज रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मटेरियल की टेंडेंसी होती है अपोज करने कि कितना वो अपोज कर सकता। मेरी बात को समझ पा रहे हो ना, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मटेरियल की टेंडेंसी होती है टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज और टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मटेरियल की टेंडेंसी है, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल पे। रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए क्या है, ये रेजिस्टिविटी द टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऑफ material to oppose the flow of current through it। देखो आप अभी 10th क्लास में हो, आप थोड़ी से अभी आपकी स्टैंडर्ड उतनी नहीं, इसलिए चार्ज के बारे में नहीं बोलते, आप करंट के बारे में बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट। चार्ज भी बोल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट करंट के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं द टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मटेरियल की टेंडेंसी, जैसे कॉपर है ना, कॉपर की क्या है, कॉपर की टेंडेंसी है अलग होगी, एल्यूमिनियम की टेंडेंसी अलग होगी। तो कॉपर, अगर मेरे पास ये सपोज ये मार्कर है, सेम डायमेंशन का मैंने कॉपर लिया, सेम डायमेंशन का एल्यूमिनियम लिया, ठीक है ना। तो अब यहां पे होगा क्या, दोनों की रेजिस्टिविटी अलग होगी,
दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि दोनों की मटेरियल अलग है, दोनों की टेंडेंसी, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? रजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना? समझ आई कि रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फर्क है? रजिस्टिविटी इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन। ये डायमेंशन पे नहीं डिपेंड करता, बट रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड कर जाता है। अब ये रजिस्टिविटी की बात हो गई। अब एक इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगी रजिस्टिविटी की, बता सकते हो कोई? तो देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, यूनिट में लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो थोड़ा सा बता रहा हूं कैसे लिखते हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता, मेरे को रो को अलग कर दो यहां से, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, आर ए बाई एल होगा, आर ए बाई एल। रजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, ये एक एक कट गया तो क्या बच गया, ओम मीटर। तो दिस इज ओम मीटर और ओम मीटर। तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। समझ आया रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। एक और चीज होता है कंडक्टर के लिए या मेटल्स के लिए, ठीक है ना, मेटेलिक कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, ये आप बस याद रखना, ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन नहीं आते ऐसे, क्योंकि वो आपको जो भी पढ़ना वो कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है ना, टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है ये सब नहीं पढ़ना। तो याद रखना कि हम मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेटल्स में जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस इन मेटल में क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मेटल विल इंक्रीज। रेजिस्टेंस एक्चुअली वो रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, रजिस्टिविटी जब इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, इसीलिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ेगा मेटल की तो क्या होगा, रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, और रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। बस इतना याद रख लेना, वो कहीं आए तो आप यूज कर लेना। लिख लिया रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, है ना, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का मैंने डिफरेंस भी बता दिया क्या है नहीं है। अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना, चलो रब कर दूं। देखो न्यूमेरिकल बेसिकली मैं 2-3 न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो कि अलग अलग टाइप के, उससे आपको पता लग जाएगा सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है। हटा दूं, लिख लिया, चलो वीडियो को पॉज करके लिखो इसे। अब मैं सबसे पहला जो न्यूमेरिकल ले रहा हूं ऐसे वेरिएबल के फॉर्म में ले रहा हूं, फिर उसके बाद इसको मैं ऑन द वैल्यू लूंगा। देखना, चीजों को समझना, ठीक है ना। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज a wire having resistance R, ठीक है, कोई वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, R है। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ द लेंथ of this wire is doubled, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस R, कोई वायर है सपोज, इसको एक बार पॉज करके ट्राई करोगे, पॉज करके ट्राई करो, देखो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, कर लिया, चलो देखते क्वेश्चन में क्या बोल रखा, अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस R, कोई वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, R है, लिख दिया मैंने। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, अब इसकी नई रेजिस्टेंस बताओ,
ठीक है। इसी वायर की, वायर सेम है, वायर में कोई चेंज नहीं आया, जो वायर था वही वायर, अगर ये मार्कर को मैंने वायर माना तो यही वायर है। इसकी नई रेजिस्टेंस बताओ इफ द लेंथ ऑफ दिस वायर, अगर इसकी लेंथ को क्या किया गया, डबल किया गया। आप खुद भी सोच करके देखो, मैं इस मार्कर को अगर मैं खींचूंगा, लेंथ को डबल कर दूंगा, तो लेंथ तो इंक्रीज कर जाएगा बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज, कोई रबर लो, रबर बैंड, रबर बैंड को क्या करो, खींचो, तो जैसे रबर बैंड को खींचोगे आप, तो लेंथ को डबल करोगे तो उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इसी वायर को क्या किया गया है, कुछ इस तरीके से खींच के लेंथ को डबल किया गया। तो मैं एल डैश ले रहा हूं, एल डैश इज न्यू लेंथ, एल डैश इज न्यू लेंथ ऑफ दिस वायर। और लेंथ को क्या किया गया, अगर ये पुराना लेंथ एल था, पहले का जो लेंथ था एल था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, कोई भी मटेरियल था उसकी रजिस्टिविटी रो थी, रेजिस्टेंस आर दे रखा है, इस मटेरियल की रजिस्टिविटी को मैंने रो माना है और लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब मैंने नए लेंथ को क्या किया है, नए लेंथ को मैंने डबल कर दिया, मतलब पुराने से डबल हो गया। मटेरियल तो वही है तो रो भी वही रहेगा। अब बोल रखा है कि मेरे को रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस, आर डैश इज न्यू रेजिस्टेंस, आर इज ओल्ड रेजिस्टेंस, आर डैश इज न्यू रेजिस्टेंस। क्लियर है मेरी बात? अब यहां पे मेरे को मालूम है दोनों मटेरियल सेम है तो रो सेम होगा, रो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मटेरियल सेम है। तो मेरे को यहां से मैं रेजिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिख सकता हूं, यही हमने फॉर्मूला देखा था। अब इसके लिए जो नया रेजिस्टेंस लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कम हो गया ना, तो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ए डैश, वो मेरे को नहीं मालूम। एल डैश इज न्यू लेंथ और ए डैश इज न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और आर डैश इज न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस जो आ रहा कंडक्टर के लिए, इस वायर के लिए। ठीक है। अब मेरे पास तो यहां से देखो रो, ठीक है, वही है जो था, एल डैश 12 दे रखा, ए डैश मेरे को मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो हम कैसे निकालेंगे ए डैश। अब आप खुद भी सोच रखो, ये मार्कर, इसकी जो भी वॉल्यूम होगी एरिया इंटू लेंथ, अगर मैंने इसको खींचा है तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, वॉल्यूम मतलब मटेरियल को ना ही मैंने ऐड करा ना ही निकाला, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है ना, वॉल्यूम है ये, दिस इज वॉल्यूम, वी आप पोटेंशियल डिफरेंस मत समझ लेना, ठीक है ना, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो मैं लिख सकता हूं v, ये v और v डैश बराबर होगा, तो v को क्या लिख दूं, एरिया इंटू लेंथ, और ये होगा a डैश इंटू एल डैश। अब मेरे को मालूम है एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू ए डैश, मेरे को निकालना एल डैश कितना दे रखा, डबल किया गया लेंथ को, तो दिस इज 2l, तो यहां से l कट जाएगा, ए डैश का वैल्यू आ जाएगा a/2, मेरे को ए का यहाँ पे आ गया वैल्यू ए डैश का। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू रो को रो रहने दो, एल के जगह पे, एल डैश के जगह पे 2l, और ए डैश के जगह पे क्या कर देंगे, a/2 कर देंगे, दिस इज a/2। यहां से देखो 2 ऊपर जाएगा और पहले से 2 था, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रो इंटू 2l इंटू 2 डिवाइडेड बाई a, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 रो l बाई ए आर डैश। अब यहां से आप देखो ध्यान से, रो एल बाई ए को हमने रेजिस्टेंस लिख रखा है, तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 4 टाइम ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स द ओल्डर वन। लिख लो इसे, वीडियो को पॉज करो, लिखो, ठीक है। मैंने कैसे बताया आपको, वॉल्यूम सेम रहेगा, नए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, नया लेंथ बोल रखा डबल हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैसे, कितनी होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो मैंने वहां से निकाल दिया और वैल्यू पुट कर दिया। नाउ नेक्स्ट, चलो इसी को हम ना, अभी तो हमने वेरिएबल के टर्म में लेकर के देखा था, अब हम क्या करते हैं कि इसको वैल्यू के टर्म में देख लेते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन ये है, a wire having resistance 4 ohm, wire having resistance 4 ohm, if this wire is redrawn to double its length, then find new resistance of ऐसा करो, then find its new resistance, है ना, then find its न्यू रेजिस्टेंस, इसकी नई रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करो। देखो अभी जस्ट मैंने बताया था, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। आई होप आंसर आ गया होगा, है ना, आंसर आया ना। देखो क्या बोल रखा है, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितना 4 ओम दे रखा, बोल रखा है कि इसको क्या किया गया, रीड्रॉन किया गया, मतलब पिघला के मेल्ट करके जैसे भी करके उसको फिर से ड्रॉ करके उसको क्या किया गया, लेंथ को डबल किया गया। मतलब अगर दिस इज L इज इक्वल टू ओल्ड लेंथ, A इज इक्वल टू ओल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या बोल रखा कि L डैश है वो क्या हो जा रहा है, ट्वाइस ऑफ L हो जा रहा, और A डैश मेरे को नहीं मालूम, तो मैंने बोला था कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो V इज इक्वल टू वी डैश, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, जो वायर था पहले जो वायर ले रखा था दिस लेंथ एरिया और रो, और दूसरी बार जो आएगा A डैश इंटू L डैश, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या मान लिया, कुछ भी नहीं दे रखा, कोई नहीं, ए ले लो, लेंथ L ले लो, A डैश मेरे को निकालना है, L डैश क्या बोला, डबल हो रहा, तो L से L काट दो, A डैश विल बी A/2, आधा हो गया। अब यहाँ पे पुराने वाले के लिए रेजिस्टेंस क्या लिखोगा, R इज इक्वल टू रो L/A, और इस रो L/A के लिए वैल्यू कितना दे रखा, 4 ओम, मतलब मेरे को कहीं पे भी रो L/A दिखेगा, कहीं पे भी रो L/A दिखेगा तो मैं वहां पे 4 ओम पुट कर दूंगा, यही हुआ ना मतलब। अब यहां से नए रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखो, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश, L डैश की वैल्यू कितनी है, 2 है, और A डैश की वैल्यू कितनी आई, A/2, ये 2 ऊपर जाएगा और पहले से 2 था, 4 हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू रो L/A, और रो L/A का वैल्यू कितना दे रखा, 4 दे रखा, तो दिस विल बिकम 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16 ओम, नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले पुराने रेजिस्टेंस के बारे में सोचा, R इज इक्वल टू रो L/A, और ये दे रखा क्वेश्चन में 4 ओम है। फिर मैंने क्या करा, नया रेजिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, फॉर्मूला R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश। अब मेरे पास L डैश तो बोला है कि डबल लेंथ हो जा रहा, लेकिन A डैश नहीं दे रखा, तो मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, पुराने वाले वायर का वॉल्यूम A इंटू L और नए वाले वॉल्यूम A डैश इंटू L, A इंटू L इंटू A डैश इंटू L, A डैश इंटू L डैश का वैल्यू दे रखा 2L, मैंने यहाँ पुट किया, A डैश आ गया, दैट इज A/2, मैंने पुट कर दिया, 16 ओम आ गया। ठीक है, चलो लिख लो, वीडियो को पॉज करो, लिखो जल्दी से। नाउ नेक्स्ट, समझ आ रहा ना। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं एक न्यूमेरिकल की, अच्छा न्यूमेरिकल है, देखो, फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ वायर,
क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फिर आप इसको देखो। क्वेश्चन क्या है? If wire having length 2 meter and resistivity is 1.4 into 10 to the power minus 8 ओम सेंटीमीटर, यूनिट ध्यान दोगे। इफ द डायमीटर में अभी नहीं देता हूं, इसके बाद वाले में देता। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 0.7 into 10 to the power minus 8 meter square, then find resistance of wire। वायर की रेजिस्टेंस को आप बताओ कितना होगा। क्वेश्चन क्या बोल रखा है? इफ द वायर हैविंग लेंथ 2 मीटर, किसी कोई वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर और उसकी रजिस्टिविटी कितनी है 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम सेंटीमीटर, और उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर। आपको रेजिस्टेंस बताना है, उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो और मेरे को आंसर बताओ क्या है आंसर। आ गया आंसर? अरे सर सॉल्व भी नहीं करा तो कहाँ से आएगा। देखो देखो देखो, सॉल्यूशन सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। बोल रखा है एक वायर है, कोई भी वायर है, उसका लेंथ कितना है 2 मीटर है और उसकी रजिस्टिविटी दे रखा है दैट इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम सेंटीमीटर। अब यहां ध्यान दो, हमने अभी तक यूनिट देखा था ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो मेरे को सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर में करना होगा। मतलब 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लगाना होगा, तभी जाके सेंटीमीटर किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दिस इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ओम मीटर। ये हो गया रजिस्टिविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट देखोगे। अगर ये सेंटीमीटर में देता और भी चीजें सेंटीमीटर में देता तो मैं सेंटीमीटर में निकाल देता, बट यहाँ पे मीटर में मीटर में है तो सेंटीमीटर को मैंने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। एक ही यूनिट में होने चाहिए। उसके बाद क्या बोल रखा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा? 0.7 इंटू 10 टू द पावर 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर। देखो ये भी यूनिट एसआई यूनिट में है, मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब हमें चाहिए रेजिस्टेंस, तो आर मेरे को निकालना। देखो फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? दिस आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था रो एल बाई ए, पढ़ा था आपने भी पढ़ा था, याद नहीं है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, याद रख लो। रो की वैल्यू कितनी है? 1.7 इंटू 10 टू द 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। एल कितना है? 2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है, यही है। देखो अब क्या करो, इसको कैंसिल करो, 0.2 आ जाएगा। एक बार स्टेप करके मैं दिखा देता हूं, तो 2 और ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। नीचे पावर माइनस 8 है तो ऊपर क्या चला जाएगा? प्लस का जाएगा, और पावर ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तो माइनस 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये किस में होगा? ओम में होगा। या तो ये आंसर लिख दो या तो लिख दो R इज इक्वल टू 0.04 ओम। आपकी मर्जी, जैसा लिखना चाहते हो। मैंने एक एक स्टेप करके बता दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखें किस तरीके से कैसे क्या हुआ। मैंने किस तरीके से यूनिट को भी चेंज करा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट ना देखे बस वैल्यू पुट कर दिए, हमें लगेगा हमने तो पुट कर दिया, हमारा मार्क्स तो आना चाहिए था। जब मार्क्स नहीं आएगा तो सर मैंने तो बनाया था, ये किया था, वो किया था, रोना स्टार्ट करोगे और एट द एंड कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपने मिस्टेक करा है। तो हमें एक एक चीज को देखना जरूरी है। इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल को पावर भी कैसे नीचे से ऊपर ले जाते, मैं यहीं से डायरेक्टली कट कर देता, -2 लिख देता, लेकिन आपके लिए मैंने
बताया कि कैसे करते हैं। चलो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आ रहा, लिख लिए। चलो देखो, क्वेश्चन क्या है, देखो थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं क्वेश्चन में, क्या ट्विस्ट होगा। A wire of length 1 meter having resistance 26 ohm at 20 degree Celsius. Find its resistivity at this temperature if diameter of wire is 0.3 millimeter. सॉल्व करो इसे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। हो गया, देखो सॉल्यूशन। बोल रखा एक वायर है, चलो मैं बना लेता हूं वायर। ये वायर है, इसका लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टिविटी रो। तो ये वायर जिसका लेंथ क्या बोल रखा, लेंथ है 1 मीटर, मतलब ऐसा ही यूनिट में, बढ़िया। और रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस है 26 ओम। और ये जो रेजिस्टेंस दे रखा वो 20 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है, मतलब रेजिस्टेंस जो दे रखा 20 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है, कैलकुलेशन जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो रहा है। अब बोल रखा है कि इसकी रेजिस्टिविटी को निकालना है कब, जब इस वायर का डायामीटर दे रखा है, डायामीटर इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर, यही बोल रखा। चलो देखते फॉर्मूला, हमें निकालना क्या, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रिलेशन हमने देखा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, RA इधर ले जाऊं, L को नीचे ले आऊं, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA बाई L हो जाएगा। लेकिन मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो है ही नहीं, मेरा टारगेट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना, मेरे पास डायमीटर है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला अपने डायमीटर के टर्म में देख रखा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, या रेडियस के टर्म में देख रखा है पाई आर स्क्वायर। आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगता है उसके फॉर्म में ले आओ और लिख दो। तो सारे के दिमाग में यही होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे देखा सुना पाई आर स्क्वायर, तो हम वो कर लेते हैं, डायमीटर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो डायमीटर से रेडियस क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई 2 मिलीमीटर, रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर होता है। तो मैंने यहां से रेडियस निकाल लिया, लेकिन क्या है यहां मीटर में लेंथ है, ये मिलीमीटर में है, तो मेरे को कन्वर्ट करना होगा किस में, मीटर में। तो मैं क्या लिख सकता हूं, रेडियस इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई 2, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, लेकिन यहां मिलीमीटर से मीटर में है, तो ये क्या होगा 10 टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3/2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, दिस इज रेडियस, मेरे को रेडियस मिल गया। अब एरिया निकाल देते हैं, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना दे रखा, रेडियस 3/2 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -4। यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, इन सबको 22 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर
-8 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। अब इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, तो रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है 26, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आया, एरिया ऑफ क्रॉस, अच्छा इसमें L1 है, मतलब मैं यहाँ पे पुट करूं RA बाई 1, तो ये क्या आ जाएगा RA आ जाएगा सिर्फ 1 डिवाइड में। तो मैं यहाँ पे सिर्फ रो के लिए RA की वैल्यू लिखता हूँ, R की वैल्यू 26, एरिया कितना आया 22 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 28 इंटू 10 टू द पावर -8। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वैल्यू 183.8 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, दो डेसिमल को मैंने 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। दिस इज 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, कैसे मैंने कैलकुलेट करा, रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट करके, आप डायमीटर के फॉर्म में भी कर सकते हो, π/4d² के फॉर्म में। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल, कैसे हमें सॉल्व करना, क्या करना। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आई होगी, कैसे सॉल्व करना, क्या करना। बस आप इसी चीज को रिपीट करो 1-2 बारी, चीजें क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।